अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, कभी ऐसा हुआ कि डोर हैंडल को टच करने पर आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ, या आपकी कोहनी अचानक से दीवार के ऊपर लगी और आपको एक शॉक महसूस हुआ? ऐसा सर्दियों में बहुत कॉमन है कि डोर के नॉब को टच करने से, मेटल के, और कार के हैंडल को टच करने से एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जो कि बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। और अगर हम एक बलून को रब करते हैं कपड़े की मदद से और फिर पानी की धार के करीब लेकर जाते हैं, तो ये जो स्टैटिक चार्ज है जो इस बलून पर आता है, वो बेसिकली पानी की जो स्ट्रीम है उस पर फोर्स अप्लाई करता है और उसको बेंड कर सकता है। और उसी बलून को अगर हम जो है वो अपने बालों के करीब लेकर आते हैं, तो वो बालों को भी अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि अगेन उसके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। और हम इससे एक मेटल के कैन को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो अपने घर पे विद द हेल्प ऑफ बलून। 3 एक्सपेरिमेंट्स मैंने बताए और तीनों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करते हैं। तो आज का लेक्चर एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, लेक्चर है, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्जेस जो है वो आपस में कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, और वो जो उनकी अट्रैक्शन है या रिपल्जन है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और बेसिकली लॉ का नाम है कूलम्स लॉ। सही है। तो चार्ल्स अगस्टाइन डी कूलम ने चार्जेस की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करा अपने इस लॉ में विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्जनल पेंडुलम। ठीक है, एक टॉर्जनल बैलेंस कहलाता है, कूलम्स टॉर्जन बैलेंस। उसमें क्या है, बेसिकली अंदर जो है एक स्केल लगा हुआ होता है सबसे पहली बात, जो कि रोटेशन को मेजर करने में हेल्प करेगा। ये सब कुछ एक गिलास केस, सिलेंड्रिकल ग्लास केस के अंदर होता है। ऊपर से एक लिड के ज़रिए हमने इसको बंद किया हुआ होता है। एक फाइबर होता है जो कि कनेक्टेड होता है यहाँ से ऊपर, और ग्लास ट्यूब के अंदर इनक्लोज होता है, और यहाँ पे लगा होता है एक टॉर्जन हेड। बेसिकली यहाँ से अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को इंसर्ट करते हैं, देखो हम इस तरीके से अगर रब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज आता है। और जब उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज आता है तो वो अंदर लखे हुए जो स्फीयर्स हैं उन पर फोर्स अप्लाई करता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। और उसकी वजह से ये जो है ना, जो यहाँ पर टॉर्जन प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, रोटेशन प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली टॉर्जन बैलेंस के ज़रिए कूलम ने एक लॉ डेवलप करा कि चार्जेस जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कई मरतबा एक्सपेरिमेंट करके देखा। और वही बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, कूलम्स लॉ। तो जो उसके रिजल्ट्स उसने ड्राइव करे थे कूलम ने, वो हम लॉ के अंदर डिस्कस करते हैं और फिर मैथमेटिक्स समझते हैं। तो क्या है कूलम्स लॉ, स्टेटमेंट पे ध्यान देना ज़रा। इस लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में, ऐसे चार्जेस जो फैले हुए नहीं है, एक तरफ जमा है, पॉइंटेड चार्ज है, तो उन्हें पॉइंट चार्ज कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। पहली बात जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है वो है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उनके दरमियान की इलेक्ट्रिक फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। सही है, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट का मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर बड़ा आता है तो इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान की फोर्स भी ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये कि यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली डिपेंड करता है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ऊपर। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, अपने स्क्वायर वाली बात को याद रखना है, मैं अभी आगे एक्सप्लेन भी करूँगा। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको याद रखना है, एक चीज़ बढ़ाएं दूसरी चीज़ कम हो जाए, या एक चीज़ कम करें दूसरी चीज़ बढ़ जाए, तो इसे इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। और डायरेक्ट का मतलब क्या है, अगर प्रोडक्ट का आंसर ज़्यादा आया तो फोर्स ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट का आंसर कम आया तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगी चार्जेस के दरमियान में। और इन्वर्स का मतलब अगर दो चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पता होना चाहिए कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। और याद रखिए, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सही है, जो सिमिलर चार्जेस होंगे यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, बट पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर एक लाइन बना लें इन चार्जेस के दरमियान में, इस लॉ के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इन्होंने एक दूसरे को क्या करा है, अट्रैक्ट करा है। इसी तरीके से अगर दो चार्जेस हो, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा। और इसी तरीके से अगर एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर करेंगे, दफ़ा करेंगे। रिपेल करने को उर्दू में कहते हैं दफ़ा करना। ठीक है जी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, बेसिक चार्जेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर दूसरा भी एक नेगेटिव चार्ज है। आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पे चार्जेस की तादाद कम है, यहाँ पे चार्ज की तादाद ज़्यादा है। सही है। तो इन दोनों को हमने चार्जेस को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है चार्जेस के प्रोडक्ट पे, जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनके दरमियान की जो फोर्स है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है। अब आप नोटिस करो, यहाँ पर प्रोडक्ट कम आएगा चार्जेस का, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। मान लेते हैं कि अगर इसके ऊपर एक चार्ज है, कूलम होता है वैसे तो, और यहाँ पे 4 चार्ज है, तो 4 1 जार क्या हो जाएगा, 4 आंसर आएगा। यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 1 इंटू 4 बेसिकली 4 के बराबर आएगा। और यहाँ पर आप देखो तो 4 चार्जेस हैं इंटू दूसरे के पास भी 4 चार्जेस हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो 16 आएगा। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान की फ़ोर्स इनके दरमियान की फ़ोर्स से 4 गुना ज़्यादा होगी। सही है, ये एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे। तो प्रोडक्ट का मतलब समझ में आया ना, जितने भी चार्जेस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आंसर बड़ा आता है तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर आंसर छोटा आता है तो ऑटोमेटिकली फोर्स का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ज़रा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात समझते हैं। ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये भी एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, और उनके दरमियान का डिस्टेंस, लेट से उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये रिपेल तो कर रहे हैं एक दूसरे को। जो अगर अब मैं क्या करूँ, मैं इनके दरमियान के डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, पिछले वाले को ऐसा करते हैं कि इनके दरमियान की फ़ोर्स कितनी है, तो मान लेते हैं कि इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, इनके दरमियान का डिस्टेंस मान लेते हैं कि 2 मीटर के बराबर है। तो जो फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर पे। ठीक है, ऐसा देखा गया है नेचुरली, वो डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखी जाएँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यानी कि जो फोर्स है बेसिकली ये बराबर हो जाएगी, बराबर तो नहीं होती लेकिन एक समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यानी कि अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट्स रखी जाएँ 1 के बराबर हो तो फोर्स जो है वो 1/4 या हम कह सकते हैं 0.25 न्यूटन के बराबर होगी, अगर मान लेते हैं कि उनके दरमियान का डिस्टेंस 2 मीटर है। सही है, ये पहली वाली बात बता रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्टेंस को बढ़ा के देखते हैं। हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, लेट से अब पहले 2 मीटर था, अब मैंने इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर का कर दिया। सही है भाई। तो अब जो फोर्स है वो हम कह रहे हैं कि वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट्स रखते हैं, 1 के बराबर रखते हैं, इस मरतबा आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/16। सही है, जो के बराबर हो सकता है 0.0625 के बराबर। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जब मैंने डिस्टेंस को डबल करा, देखो मैंने डिस्टेंस को 2 से बढ़ा के कितना कर दिया, 4 कर दिया। सही है, मैंने डिस्टेंस को डबल करा। तो पहले फोर्स कितनी थी, पहले फोर्स थी 1/4 के बराबर, और अब जो फोर्स है वो कम होके कितनी हो गई, 1/16 के बराबर। यानी कि 0.25 से कम होके कितनी हो गई, 0.0625। तो कहने का मकसद ये है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। यानी बहुत तेज़ी से फ़र्क आता है। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो फोर्स, मतलब ऐसा कर लो, आसान लफ्ज़ों में बताऊं, अगर आप दो चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, यानी कि 2 के स्क्वायर के मुताबिक कम हो जाएगी। अगर आप दो चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाते हैं तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात, क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप दो चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस को 5 गुना बढ़ाते हो, 5 गुना बढ़ाओ, मतलब फॉर एग्जांपल 1 मीटर का फासला था, आपने 5 मीटर कर दिया, तो फोर्स कितनी कम हो जाएगी, जल्दी बोलो जल्दी, वो हो जाएगी 25 गुना कम हो जाएगी। ये है बेसिकली कूलम के लॉ का सेकंड पार्ट, कि डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। आप जितना डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर के मुताबिक फोर्स कम हो जाएगी, या आप जितना डिस्टेंस को कम करेंगे
उतना उसके स्क्वायर के मुताबिक फोर्स बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सही है, तो प्रोडक्ट वाली बात भी बता दी और आपको डिस्टेंस वाली बात भी बता दी। ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब अगर बात को आगे बढ़ाते हैं तो कंसिडरेशन करते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। एक चार्ज सपोज कर लेते हैं Q1 के बराबर, जो भी उसकी वैल्यू हो, और दूसरा सपोज कर लेते हैं Q2 के बराबर, कुछ भी उसका मैग्नीट्यूड है, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम जाहिर कर देंगे बराबर R के। और मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम F से शो कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस लॉ को समझना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो कुछ इस तरीके से समझना होगा हमें। मैथमेटिकली सबसे पहली बात यह है कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है चार्जेस के प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2, इस पर डिपेंड करती है। लेट्स से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और लॉ का दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है, यही फोर्स इन्वर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस के स्क्वायर पे। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, R है, तो R के स्क्वायर पर डिपेंड करती है फोर्स। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं ताकि हमें एक फॉर्मूला मिले। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो ये बनेगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है, तो आपको पता है इक्वल का साइन आता है और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ आने वाला कांस्टेंट होता है बराबर K के। व्हाट इज K, ये इंटरेस्टिंग बात है। वेयर K इज कॉल्ड, ये K जो है वो कहलाता है कूलम्स कांस्टेंट। सही है, K जो है वो कौन सा कांस्टेंट कहलाता है, कूलम्स कांस्टेंट, बिकॉज कूलम्स लॉ के अंदर आ रहा है तो कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है। और बेसिकली कूलम्स लॉ किस चीज़ की प्रॉपर्टी को कैरी करता है, मैंने ये तो बता दिया कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो वो इंटरैक्ट ज़्यादा करेंगे, चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस कम तो वो इंटरैक्ट ज़्यादा करेंगे। बट बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो किस मीडियम में मौजूद है। आया उन चार्जेस के दरमियान में हवा मौजूद है, खला मौजूद है यानी कि कुछ भी नहीं है, पानी मौजूद है, लकड़ी है, क्या है, तो जो मीडियम है ना उसकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर के डिसाइड करेगा। सही है ना, तो कांस्टेंट होना ज़रूरी है यहाँ पे किसी चीज़ का। और अगर हम के की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो कूलम्स कांस्टेंट होता है बराबर 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर आप सोचो कि भाई अब के की वैल्यू कहाँ से पता चली, बेटा ये भी टॉर्जन बैलेंस के ज़रिए पता चली। जब ये पूरा लॉ पता चला टॉर्जन बैलेंस के थ्रू, तो ये जो के की वैल्यू है वो भी हमें वहीं से ही पता चली। सही है, अच्छा फर्दर आगे बात को बढ़ाना पड़ेगा। अगर के की बात कर रहे हैं तो के की एक वैल्यू है, फॉर्मूला भी होता है के का, वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। फॉर फ्री स्पेस, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें यानी कि कुछ भी ना हो, वैक्यूम हो, फ्री स्पेस का मतलब अगर वैक्यूम है तो के का एक फॉर्मूला भी है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सही है भाई, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या भला आ गई, तो मैं क्या कह रहा था, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है ना। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, कहते हैं इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सही है, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इजाज़त देने की सलाहियत या रोकने की सलाहियत किसी भी मीडियम की। और अगर फ्री स्पेस की बात हो रही है, जाहिर सी बात है खला जो है वो चार्जेस को कितना इंटरैक्ट करने देता है या कितना इंटरैक्ट करने से रोकता है, ये वो प्रॉपर्टी है, जब इसका नाम है परमिटिविटी। याद रखना, इजाज़त देने की सलाहियत से इसको हमने निकाला है, परमिशन से, परमिट से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर सिर्फ फ्री स्पेस की बात करें तो वो कितना रोकता है चार्जेस को इंटरैक्ट करने से, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताऊं, जो के की वैल्यू हमने निकाली थी ना, वो बेसिकली इसी वैल्यू की मदद से निकाली। अगर आप अभी कैलकुलेटर के अंदर 1/4 पाई और इस वैल्यू को पुट करोगे तो के का आंसर आ जाएगा। इट मीन्स अगर आपको एप्सिलॉन नॉट याद हो तो आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के याद हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सही है भाई, तो अब जो हमारी इक्वेशन 3 थी,
ये जो हमारी थी ना, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 3। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लेकर आता हूँ। सो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, उसको कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है बेसिकली ये कूलम्स लॉ की शक्ल है, और वो भी किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू है हमारे पास कूलम्स लॉ की। ठीक है बच्चों, अभी हमने फ्री स्पेस वाली बात तो समझ ली कि फोर्स का आंसर फ्री स्पेस का इतना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे इसके अलावा कोई और मीडियम होता है तो फिर क्या किया जाना चाहिए, फॉर एनी अदर मीडियम। भाई फॉर्मूला हमने कूलम लॉ का पढ़ लिया किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, पर अगर कोई और मीडियम हो तो क्या होगा। देखो किसी और मीडियम के लिए कूलम लॉ को ऐसे लिखेंगे, वही इक्वेशन 4 कर देते हैं ना, पिछली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 4 कर देते हैं, उसी को यहाँ पे इम्प्लाई करेंगे। कौन सी इक्वेशन 4 बोलते हैं, ये वाली को बोल देते हैं इक्वेशन 4। इसको बोल देते हैं एफ डैश, क्योंकि किसी और मीडियम के लिए आ रही है 1/4 पाई। अब वो जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी ना बच्चों, वो तो थी फ्री स्पेस के लिए। अब यहाँ पे तो मैं कोई भी मीडियम कह रहा हूँ, तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं, जिसकी वैल्यू मैं बताता हूँ। एज इट इज़ आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई अगर इन्हीं चार्जेस को इन्हीं फासले के साथ किसी और मीडियम में रख दूँ, यानी कि कोई और मीडियम आ गया यहाँ पर ना, कोई भी और मीडियम हो सकता है, लेट्स से एयर हो या जो भी चीज़ हो, तो कोई भी और अगर मीडियम है तो हमने एक डिफरेंट मीडियम में पुट कर दिया। अब क्या डिफरेंस आएगा, एप्सिलॉन लिखेंगे। ये एप्सिलॉन बराबर किसके होता है, ये एप्सिलॉन बराबर होता है दो चीज़ों के प्रोडक्ट के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। एक तो एप्सिलॉन नॉट अपनी वैल्यू जो फ्री स्पेस की वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई करते हैं एप्सिलॉन आर से, और ये उस मीडियम को जाहिर करता है जिस मीडियम के अंदर अभी हमने रखा है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। भाई देखो कोई मीडियम है, अगर वो 2 गुना जो है वो रोकता है चार्जेस को फ्री स्पेस के लिहाज से, यानी फ्री स्पेस की जो वैल्यू थी उससे 2 गुना ज़्यादा वो जो है वो रोकता है चार्जेस को इंटरेक्ट करने की, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझे बात, तभी कह रहे हैं उसको रिलेटिव परमिटिविटी है। बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के ज़रिए। सही है, तो ये हमें वैल्यू निकल आएगी। भाई अगर एक मीडियम दुगना रोकता है फ्री स्पेस के लिहाज से तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर 2 के बराबर है। अगर 1.5 गुना ज़्यादा रोकता है तो 1.5 के बराबर है। अगर कोई मीडियम मिसाल के तौर पे कोई ऑयल है और वो फ्री स्पेस के लिहाज से 5 गुना ज़्यादा चार्जेस को रोकता है, सही है ना, परमिट नहीं करता इंटरेक्ट करने की, तो हम बोलेंगे उसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिवन हो सकती हैं अगर किसी और मीडियम के अंदर गिवन होगा तो परेशान नहीं होना। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट याद रखना, एप्सिलॉन आर का मतलब ये होता है कि वो जो मीडियम है वो कितना रोक रहा है चार्जेस को इंटरेक्ट करने से, वो इस एप्सिलॉन आर से पता लग जाता है। ठीक है जी, तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, एफ डैश का फॉर्मूला बराबर आ जाएगा 1/4 पाई। एप्सिलॉन की जगह पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, बाकी तो वैसे ही लिखा हुआ है Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब ज़रा नोटिस करने वाली बात क्या है पता है, बाकी सारी चीज़ें अगर आप देखो, ये अगर आप देखो Q1 Q2 आर स्क्वायर और एप्सिलॉन आर को हटा के सिर्फ अगर आप इसको देखो तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, अब याद करो इक्वेशन 3 के मुताबिक ये किसके बराबर है, इक्वेशन 3 के मुताबिक ये सीधा 4 के मुताबिक सॉरी, ये बराबर है सीधा सीधा एफ के। तो इसका मतलब एफ डैश के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश के लिए हम लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू की जगह पर आएगा एफ और डिवाइड में आएगा एप्सिलॉन आर। सही है भाई, तो कितनी फोर्स ज़्यादा होगी किसी मीडियम में या कम होगी वो बेसिकली एप्सिलॉन आर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक मीडियम 2 गुना रोकता है चार्जेस को इंटरेक्ट करने से तो फोर्स आधी हो जाएगी उस मीडियम में। अगर कोई मीडियम 5 गुना ज़्यादा रोकता है चार्जेस को इंटरेक्ट करने से तो इसका मतलब उस मीडियम में फोर्स जो है चार्जेस के दरमियान की वो 5 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि आप देखें एप्सिलॉन आर जो है वो डिवाइड में लिखा हुआ है। ठीक है जी,
तो समझ में आ गई ना बात। चार्जेस के इंटरेक्शन के हवाले से हमने समझा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझा। सबसे पहले देखा फ्री स्पेस में क्या फार्मूला है, और फिर देखा कि किसी और मीडियम में होता है तो कूलम्स लॉ किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो आई होप समझ में आ गई होगी बात। कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बट दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।